हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं बिहार आईटीआई का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आपका जो इंट्रेंस एग्जाम आईटीआई का होता है उसमें आपका 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको इसको 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करके क्वेश्चन मिलता है। जिसमें फर्स्ट ग्रुप में आपका रहता है मैथ और सेकेंड में रहता है आपका साइंस और थर्ड में जो आपका रहता है आपका सोशल साइंस रहता है। क्या रहता है? सोशल साइंस रहता है। तो इससे आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपका भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे भी आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है हम लोग अभी मैथ के जो भी 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी मैथ के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं, यानी कि सभी मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पे 1 बाई 1 करके सोल्यूशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन को, यानी कि साइंस के जो भी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उसके बाद इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सोशल साइंस के जो भी 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को शायद सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और हमारे हर वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते बढ़ते अपने अगले वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप वीडियो को यदि आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आया है कि 51 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था 2019 के इंट्रेंस एग्जाम में कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो आपका यदि बात करें संवेग परिवर्तन की दर, तो आप यदि 10th में न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे तो आपका सेकेंड जो लॉ था उसमें आपको बताया गया था कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है आपका क्या होता है, बल होता है। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है आपके बल के बराबर होता है। यानी कि F इक्वल टू क्या होता है आपका ma होता है। ma कैसे होता है, यहाँ पे a कहाँ से आता है आपका v बाई टी से आता है। यानी कि यहाँ पे आपका a की जगह पे यदि v बाई टी भी रखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा F इक्वल टू mv बाई टी। तो यहाँ पे mv क्या होता है आपका संवेग होता है। क्यों? क्योंकि संवेग का सूत्र आप जानते होंगे P इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है। तो आप एम भी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि F इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे P बाई टी लिख सकते हैं। यानी कि आपका संवेग ऊपर वाला संवेग हो गया, बटा में आपका समय हो गया। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ रहा है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है आपका बल के बराबर होता है। तो ये वाला जो रूल था आपका सेकेंड लॉ में था, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है ये बोल रहा है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है आपका किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। तो यहाँ पे बल जो है आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि परिणामी बल के बराबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी को आपको पिक करना होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो बात करें ध्वनि की गति की, तो ध्वनि की गति उस पदार्थ में सबसे अधिक होती है जिस पदार्थ में जो कण उपस्थित रहते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, उनकी सघनता होती है, यानी कि उनकी जो सघनता होती है अधिक होगी, तो उसमें ध्वनि की जो आपकी गति जो होगी अधिक होगी। तो आपका सघनता की बात करें तो आपका ठोस जो होता है, ठोस, गैस और द्रव। तो ठोस जो होता है, ठोस में जो कण उपस्थित रहते हैं, ठोस कोई भी ठोस वस्तु आप लीजिए तो उसमें जो कण उपस्थित रहते हैं उनमें कणों की मात्रा जो होती है अधिक होती है और जो कण रहते हैं काफी सघन होते हैं। तो इसमें जो है आपका जो गति करेगी ध्वनि वो क्या होगी, अधिक तेजी से करेगी। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, ठोस जो होगा आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आप यदि ऑप्शन देखें तो आपका वायु दिया हुआ है, कांच दिया हुआ है, जल दिया हुआ है और लास्ट में काष्ठ दिया हुआ है। कास्ट को ही आप ठोस कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा।
और यहाँ पे यदि ये भी जान लेते हैं कि जो यदि पूछेगा आपसे कि ध्वनि की गति जो है सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम जो होती है आपका गैस में होती है। क्यों? क्योंकि गैस में जो होते हैं कण जो होते हैं, गैस में सर्वाधिक दूरी पे उनके कण होते हैं। तो जब सर्वाधिक दूरी यानी कि सघन में तो नहीं रहते हैं, यानी सर्वाधिक सघन में तो उनके कण नहीं रहते हैं, इसलिए उसमें क्या होगा, आपका जो ध्वनि की गति होगा वो काफी धीमी होगी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ये भी आपको याद रखना है कि ध्वनि की सबसे धीमी गति किस में होती है, गैस में होती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप 53 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है, यानी कि रेडियो सक्रिय स्रोत की जो इकाई है वो क्या होती है। तो आपको याद होगा, आप 10th में यदि पढ़े होंगे तो रेडियो सक्रियता की इकाई जो होती है आपका बैकुलर होती है। क्या होती है दोस्तों? बैकुलर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है, यानी कि रबर का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके, यानी कि वर्गीकरण में, रबर के वर्गीकरण में जो है आपका किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें जो होता है आपका सल्फर और गंधक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सल्फर और गंधक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रबर के वर्गीकरण में क्या होता है, सल्फर और गंधक का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन में आपका सिर्फ गंधक दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका गंधक दिया है, सल्फर नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गंधक जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस की बात आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका जीनोन जो होता है, जीनोन जिसे आप सूचित करते हैं XE से, और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 54 इसका परमाणु संख्या होता है। तो ये जीनोन जो है आपका स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेंजर गैस का जो नाम होता है वो किसका होता है, वो जीनोन गैस का होता है। तो आई होप ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पे कि बोल रहा है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो ये काफी क्वेश्चन जो है आपका आसान है। आप जानते हैं कि कार्बन का जो है आपका सबसे जो है आपका शुद्धतम रूप कौन सा होता है, हीरा होता है। तो यहाँ पे आपको हीरा याद रखना है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, हीरा। अगर अपरूप भी बोलेगा तो हीरा और ग्रेफाइट आपका आंसर होगा, यानी कि बोलेगा कि कार्बन का अपरूप कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। और यदि पूछेगा कि शुद्धतम रूप कौन है ये आपका कार्बन का, तो आप क्या याद रखिएगा, हीरा जो है आपका शुद्धतम रूप है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ये भी आपका जो है एग्जाम के व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 57 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है। मृदु का मतलब यहाँ पे पहले समझे तो मृदु का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि सबसे जो है कमजोर है। क्या है, सबसे कमजोर कौन सा है। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन और लिथियम। तो जो यदि आपको गैस में या आपका जो है अधातु में पूछता तो आपका लिथियम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अधातु वगैरह कुछ भी नहीं डाला है तो सोडियम जो है ये सबसे मृदु हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सोडियम यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि मस्तिष्क का सोचने वाला भाग जो है कौन सा होता है। तो मस्तिष्क जो है ये आपका जो माइंड है, आप माइंड का आकृति बनाए तो ये आपका जो है माइंड है। क्या है फ्रेंड्स, ये आपका माइंड है। माइंड का ये आगे वाला पार्ट जो है, और ये आपका मध्य वाला है, और ये आपका पीछे वाला है। तो ये अग्र मस्तिष्क बोला जाता है, इसको मध्य मस्तिष्क बोला जाता है, इसे पश्चिम मस्तिष्क बोला जाता है। तो ये अग्र मस्तिष्क जो है अन्य और जंतुओं की अपेक्षा काफी सोचने में जो है आगे रहता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क जो है आपका सोचने वाला होता है, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर अग्र मस्तिष्क ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं
क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, मूत्र में प्राय कौन से विटामिन उत्सर्जित होता है या होते हैं। तो मूत्र में जो है आपका विटामिन जो है बी और सी जो है उत्सर्जित होता है। और जो भी हम खाद्य पदार्थों के माध्यम से सभी विटामिन को ग्रहण करते हैं, इसमें से जो बी और सी होता है वो आपका पसीना और मूत्र के साथ जो है उत्सर्जित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर विटामिन बी और सी जो है आपका उत्सर्जित होता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 60 नंबर यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन आप देखें तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है। यानी कि विषाणु से होने वाले रोग का आपका नाम बताना है। तो बात करें विषाणु से होने वाले रोग का, तो आपका जो है HIV, एड्स जो है आपका विषाणु से होता है। और उसके बाद जो यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका इन्फ्लुएंजा दिया है। तो इन्फ्लुएंजा जो भी है आपका, ये भी आपका जो है विषाणु से ही होने वाला रोग है। तो यहाँ पे जो है आप आपका ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है यक्षमा, बी में दिया हुआ है टाइफाइड, सी में दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा और ऑप्शन डी में दिया है डिप्थीरिया। तो यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है, बाकी सभी जो है यक्षमा है, टाइफाइड है और डिप्थीरिया है, ये तीनों जो है आपका जीवाणु से होने वाले रोग है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इन्फ्लुएंजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आप समझ चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। यानी कि त्वचा के द्वारा, त्वचा के माध्यम से श्वास लेने वाला आपको जंतु बताना है कि कौन सा है। तो बात करें त्वचा के द्वारा सांस लेने वाले जंतु की, तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये आपका मेढक हो गया। मान लीजिए यहाँ पे मेढक हो गया, ये आपका मेढक हो गया, अप्रोक्स मान लीजिए ये मेढक है, ओके। और ये इसके शरीर पे जो है यहाँ पे छोटे छोटे रंध्र है। क्या है? छोटे छोटे रंध्र है। तो ये जो है मेढक जो होता है ये अपने त्वचा के ये रंध्र जो है, रंध्रों के माध्यम से श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो अपना पूरा करता है। तो ये मेढक यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और जो है एक और होता है, आप बिहारी माध्यम से बिहारी है तो आप जानते होंगे, चेहरा जो होता है वो भी अपना श्वसन की प्रक्रिया जो होता है क्या करता है, त्वचा के माध्यम से ही करता है। तो आई होप ये अभी आप याद रखिएगा, चेहरा और मेढक जो भी दोनों जो है अपने श्वसन को किसके माध्यम से करते हैं, अपनी त्वचा के माध्यम से करते हैं। यानी कि इसका जो ये रंध्र होते हैं, रंध्र के माध्यम से ही इनके श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है। यहाँ पे अधातु पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कमरे के ताप पर कौन सी अधातु जो है द्रव है। तो बात करें अधातु में, तो अधातु में आप याद रखिएगा, अधातु में आपका ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर जो है आपका अधातु में ऊपर रहता है। लेकिन यदि बात करें धातु में कौन सा जो तत्व है जो कमरे के ताप पर आपका द्रवावस्था में रहता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा पारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो है आपका अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। तो आई होप ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बोल रहा है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता क्या है। यानी कि कैल्शियम की परमाणु संख्या भी दे दिया है और उसका संयोजकता आपसे पूछा है। तो आप यदि 10th में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि संयोजकता है जो आपको किस माध्यम से कैसे निकाला जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर ही उसकी संयोजकता निकाला जाता है। तो यहाँ पे किसका निकालना है दोस्तों, आपका यहाँ पे निकालना है कैल्शियम का निकालना है और इसका परमाणु संख्या भी दिया हुआ है 20। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो आप निकाल सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 और 12 6 18 3p6 4s2।
तो ये जो अंतिम अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपके क्या होते हैं, संयोजकता होते हैं। तो यहाँ पे अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या है आपके 2 है, तो 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका संयोजकता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का बात कर रहा है, तो पीएच मान का मतलब अभी समझे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो है पीएच जो है आपका एक स्केल है, इसमें आपका जो जैसे मान लीजिए ये स्केल है, इसमें 0 से लेकर आपका 14 तक अंक डिजिट रहते हैं। इसमें 7 जो होता है ये उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से पहले वाले जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, अम्लीय होते हैं। और 7 के बाद वाले जो होता है ये भास्मीय यानी क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, क्षारीय होते हैं। तो 7 से कम जो होंगे वो अम्लीय, 7 से बाद के जो होंगे वो आपके क्षारीय, और उदासीन जो होगा वो 7 होगा। तो आप यदि शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल कैसा होता है, आपका स्वाद आप बता सकते हैं पानी का स्वाद कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इसलिए जब उदासीन होता है तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा आपका 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, यानी खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडे के रासायनिक सूत्र की बात करें तो आपका जो है Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को जो है आप खाने के सोडा बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड बात करें तो NaHCO3 बोला है, लिखा है, तो इसे बोला जाता है बेकिंग सोडा। और ऑप्शन सी की बात करें तो NaCl दिया है जिसे नमक कहा जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसे नमक के नाम से आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और डी नंबर दिया है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे खाने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 66 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ लंबा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी याद होगा या मालूम होगा, और यदि नहीं भी मालूम है तो आप गूगल पे सर्च करके मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे जो है आपका यूट्यूब में भी इस पर वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पे देखें तो 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। तो आवर्त सारणी में यदि बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। तो परमाणु संख्या निकालिएगा तो 1s2 के बाद यानी कि पावर जो है 2 है, तो 2 2 4 उसके बाद 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 2 12 और 12 आप 5 लास्ट में जो है 3p5 है तो 12 5 17 होगा, यानी कि 17 वाले इसका जो परमाणु संख्या है इस ये क्या है 17 है। तो जिसका परमाणु संख्या 17 है वो आपका जो है आवर्त 3 के वर्ग 7 के ए में है। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी को आप निकाल कर देख सकते हैं, जो जिस क्रमांक 17 वाला जो तत्व है वो आपका इसी आवर्त और इसी वर्ग में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो एक दिया है अल्फा कण और एक दिया है बीटा कण दिया हुआ है, और एक दिया है आपका क्या दिया हुआ है, गामा कण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गामा कण दिया हुआ है। तो यहाँ पे गामा कण दिया हुआ है। तो बात करें इनके आवेशों का तो इस पे जो आवेश होता है प्लस होता है, और इस पे जो आवेश होता है माइनस होता है, और इस पे जो होता है कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है। तो आपका ऋण आवेश किस पर होता है, बीटा आवेश पे, यानी बीटा कण पे जो है आपका ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे बीटा कण जो राइट आंसर होगा। और आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपको पिक करना होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और ये आपको याद रखना है कि अल्फा का प्लस होता है, बीटा का माइनस होता है और ऋणात्मक होता है, और ये जो है गामा का कोई भी जो है आवेश नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे
बोल रहा है कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। तो पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन, इससे आप याद रख सकते हैं पॉलीथीन। आपका लास्ट में क्या आता है, क्या आ रहा है, थीन। तो इससे आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि एथीन, क्या हुआ याद रखना है, एथीन। पॉलीथीन एथीन, पॉलीथीन एथीन, पॉलीथीन एथीन। पॉलीथीन किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, एथीन के कैटेगरी में आता है। तो इसलिए आपका एथीन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप ये आप याद रखिएगा, ये यहाँ से आप याद रखिएगा सिर्फ थीन एथीन, थीन एथीन यानी पॉलीथीन एथीन। किसी भी प्रकार का जो आपका एलिमेंट दिया होगा, कोई भी आपका पदार्थ का नाम दिया होगा, लास्ट में इन करके आएगा तो आप समझिएगा कि वो एथीन कैटेगरी का है। तो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 69 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जल में जो है डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। यानी कि जो यहाँ पे एक आकृति बनाए हम, तो ये आपका जो है एक पात्र हो गया, और इसमें जो है आपका ये जल हो गया, और इसमें आप ये छड़ को ऐसे डुबोए डुबोए हैं, ऐसे डुबोए हैं। तो ये आपका ऐसे इसका तो पथ तो जो है आपका ये है, लेकिन ये आपको ऐसे मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, ऐसे प्रतीत होती है, लेकिन पथ क्या है, ऐसे है। तो ये वाला मूरी इस प्रकार जब इसका प्रकार का जब आकृति बनता है, तो आप इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। सिंपल बात है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है आपका सीधी छड़ आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ये इस प्रकार की घटना को किसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और इसीलिए इस जो मुड़ी हुई छड़ को क्या कहेंगे, अपवर्तन की घटना के कारण ये मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक तरंग की चाल जो है 330 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्घ्य जो है 3 मीटर है, तो आपका जो है तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो बात करें यहाँ पे आवृत्ति की, तो आवृत्ति की आपका जो है आपका फॉर्मूला जो होता है, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक तरंग की चाल दिया हुआ है और उसके बाद तरंग दैर्घ्य भी दिया हुआ है। तो आप आवृत्ति ज्ञात करें। तो आवृत्ति निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवृत्ति बराबर आपका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बटा क्या होता है आपका चाल होता है, क्या होता है, चाल होता है। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में तो आपको दोनों दिया हुआ है, आवृत्ति भी तरंग दैर्घ्य भी दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है। तो तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और उसके बाद चाल कितना दिया हुआ है, 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये आप कैंसिल आउट कीजिएगा, तो 3 से 3 एकम 3, इसके बाद ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, यानी कि 1/110 जो है आपका राइट उत्तर निकल कर आएगा। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही आपको पिक करना होगा, और यहाँ पे 1/110 जो है आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है, आवृत्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तरंग दैर्घ्य बटा चाल होता है। तो आई होप ये आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि 1 केजी की वस्तु जो है, 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। चाल पूछ रहा है, और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप गतिज ऊर्जा बराबर लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। क्या कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला की बात करें तो आपको याद होगा, हम बताए हुए हैं जो पॉलिटेक्निक का सेशन चलाए थे, पीई यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियर वाला, तो उसमें आपको बताए हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है आपका 1/2 होता है, 1/2 mv² होता है, बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 1 केजी की वस्तु, तो आपका यहाँ पे एम तो दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम की जगह पर क्या रख देना है, 1 रख देना है, 1, और उसके बाद v², उसके बाद 1। यहाँ पे v² बराबर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये पूरा v² बराबर 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप यदि v ज्ञात करें तो v यानी कि आपका जो है
यहाँ पे आपका √2 आ जाएगा, और ये √2 को आप तोड़िएगा तो 1.431 करके आएगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका भी जो है क्या आया, चाल आया। यहाँ पे भी को वेग भी कर सकते हैं। तो वेग जो है आपका चाल का ही एक रूप है। क्या है? चाल का ही एक रूप है। तो यहाँ पे वेग निकालिए या चाल निकाले, दोनों का जो मेन है वो एक ही है। तो यहाँ पे आपका भी बराबर 1.431 आएगा, जो कि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, 1.4 मीटर पर सेकेंड जो है आपका राइट आंसर दिया हुआ है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, 1/2 MV² बराबर 1 कर देना था, और उसके बाद भी का मान ज्ञात करना था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम यानी कि वो ताप कौन सा है जिसके नीचे कोई वस्तु और ठंडी नहीं हो सकती है। तो वो क्या है आपका -273 डिग्री जो है सेल्सियस है। क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस वो न्यूनतम ताप है जिसके नीचे कोई भी वस्तु और ठंडी नहीं हो सकती। यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस वो न्यूनतम ताप है जिसके बाद और वस्तु ठंडी नहीं हो सकती है। ये सबसे ठंडी वस्तु होने का जो है आपका सेल्सियस में पैमाना है। तो यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस जो है आपका ऑप्शन, यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। आप क्वेश्चन को सही से पढ़े और ऑप्शन को देखें तो आप इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी ग्रह के सतह पर जो है जी का न्यूनतम मान जो है, जी का मान जो है निर्भर करता है किस पर। तो ऑप्शन ए, एक नंबर ऑप्शन देखा तो केवल द्रव्यमान पर। उसके बाद बोल रहा है कि केवल ग्रह की त्रिज्या पर। उसके बाद द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी का मान जो है आपका मेन क्या है, यहाँ पे जी का मान जो निर्भर करता है वो आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कि आपका द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उतना ही जो है आपका भार भी अधिक होगा। यानी कि यदि भार का यहाँ पे F = निकाले तो F = ma होता है, और पृथ्वी के लिए निकाले F = तो पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा m, और यहाँ पे a के जगह पे क्या लिखिएगा g। तो यहाँ पे g किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? m के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो m जितना ही बढ़ेगा उतना ही g में भी परिवर्तन होगा, m जितना ही घटेगा उतना ही g में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान जो है आपका राइट आंसर होगा, और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ठंडे प्रदेशों में जो है जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं क्योंकि। सिंपल क्वेश्चन है, सही से पढ़िएगा। बोल रहा है कि ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप जो है कभी कभी फट जाते हैं। तो अब पहले बात करें यहाँ पे जल के पाइप की। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जल का पाइप है और इसमें जल जा रहा है, इसमें जल भरा हुआ है। क्या हुआ है? जल भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो है पूरा ठंडी गिर रही है। क्या हो गिर रही है? पूरा ठंडी है। यानी इनके चारों तरफ का जो वातावरण है वो पूरी ठंडी है। तो ये जो ठंडी है तो इसको पूरा ठंडा करेगी, ये पाइप को पूरा ठंडा करेगी। तो इस पाइप को पूरा ठंडा करेगी तो इसके अंदर जो जल है ये क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। सिंपल है। जब ये बर्फ बन जाएगा तो आप जानते हैं कि कोई भी यदि मटेरियल है, यदि जल है, जल बर्फ में परिवर्तित होती है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि आप जो है थोड़ा सा 1 गिलास पानी लेकर फ्रिज में डालिएगा, उसके बाद उसको ठंडा कीजिएगा, यानी कि उसको बर्फ बनने तक ठंडा कीजिएगा। तो जब बर्फ बन जाएगा तो आप देखिएगा जो ग्लास रहता है जिसमें पानी आप रखे थे वो क्या होता है? उसके ऊपर तक थोड़ा सा बर्फ बन जाता है। तो ये जो है बर्फ जब बनेगा इसके अंदर का पानी, तो ये जो है इसका आकार थोड़ा सा यानी कि आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तो ये जो है आयतन में परिवर्तित होगा। तो ये क्या करेगा? आपका पाइप पे प्रेशर डालेगा। जब पाइप पे प्रेशर डालेगा तो क्या हो जाएगा? पाइप फट जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है कि ताप का 1 नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन कम रहता है।
कम तो नहीं हुआ है, यहाँ पे बढ़ गया। तो ऑप्शन बी देखें, तो ऑप्शन बी बोल रहा है कि तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही आपको पिक करना होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए जो है 10 मिनट में आपका 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, तो त्वरण ज्ञात करें। तो आपका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वाट पूछ रहा है। तो आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन क्या है, यानी कि v माइनस यू बटा आपका टी जो है आपका एक्सेलरेशन बराबर होता है। तो यहाँ पे v जो है आपका v तो दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है 40 किलोमीटर। आप प्रारंभिक यदि वेग ज्ञात कीजिएगा, यानी कि आपका v जो है अंतिम वेग जो दिया हुआ है 40 किलोमीटर, आप प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 वेग से ही बढ़ रही है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितना बढ़ गई है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल पकड़ ली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, u इक्वल टू 0 निकल गया और v इक्वल टू आपका कितना निकल गया, 40 किलोमीटर निकल गया। तो यहाँ और समय भी दिया हुआ है आपका 10 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप 40 किलोमीटर जो आपका दिया हुआ है इसको यहाँ पे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। 40 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप कितना से गुना कीजिएगा, 5/18 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 20 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा आपका जो है 20×5 100, 100/9 मीटर पर सेकंड जो है आपका v बराबर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, v बराबर निकल कर आएगा। और यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, t बराबर दिया हुआ है 10 मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट को आप सेकंड में चेंज कर दीजिए। जब तक सेकंड में नहीं चेंज कीजिएगा तब तक आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सबको एक ही कैटेगरी में चेंज करना होता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है आपका ये मीटर पर सेकंड में हो गया, तो ये भी आपको सेकंड में चेंज करना होगा। तो 10 को सेकंड में 10 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 10 गुने एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट में 10 गुने 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 600 जो है आपका सेकंड निकल कर आ जाएगा। तो इसी पे आपको ये क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ पे भी आपको कितना निकल कर आ गया, 100/9, 100/9 माइनस यू आपका क्या है, प्रारंभिक वेग आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 0 से ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। आपका प्रारंभिक वेग जो है आपका 0 हो गया और बटा में समय कितना हो गया, 600 सेकेंड हो गया। आपका समय 600 सेकंड हो गया। इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, ये 0 माइनस होगा तो उतना ही ना होगा, 100/9 और बटा में 600। उसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और ये 9 जो है आपका बटा में चल जाएगा, 9 गुने 600 नहीं होगा। ये कैंसिल आउट कीजिएगा तब आपका कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना निकल कर आएगा, 1/54 जो है आपका यहाँ पे निकल कर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन देखें यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही आपको पिक करना होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, ये यहाँ पे फॉर्मूला आपका रखना था a इक्वल टू, यानी कि त्वरण का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा समय। तो अंतिम वेग आपका दिया था जो 40 किलोमीटर, तो ये आपको क्या करना, किस में चेंज करना होता है, यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यदि सब यानी कि यदि ये भी रहता, यदि आवर में रहता समय भी, तो ये आपको इसी तरह रहने देना पड़ता है। लेकिन ये हावर में नहीं है, तो ये दोनों को एक ही कैटेगरी में बांटिए। तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो मीटर पर सेकंड में आपका 100/9 हो जाएगा और इसको चेंज कीजिएगा मीटर पर सेकंड में यानी कि सिर्फ सेकंड में, तो आपका कितना निकल कर आएगा, 600 सेकंड निकल कर आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तब अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले इन चालक तार को समांतर क्रम में जो है जोड़ा गया है, इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आपका तुल्य जो है प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला जाने है, तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 जितना होता है, जितना तक होता है। तो कितना तक है आपका, n तक है, तो यहाँ पे n हो गया।
तो इसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो 1/r इक्वल टू आपका प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 4 ओम दिया हुआ है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट कितना तक n तक। ओके, तो n तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप यदि निकालिएगा तो 1/r इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे सबको ऐड कीजिएगा तो बाटा ये 4 का लघुत्तम यहाँ पे 4 रहेगा और n तक है तो इस सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे n ही ना आएगा। यदि बोला जाए कि 6 तक का योग यानी कि 6 तक एक एक करके 6 गो है, 6 टाइप तक है तो एक 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 आपका प्लस में 1 2 3 यहाँ पे 6 गो तक है तो एक 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 सबको जोड़िएगा तो 6 गुना आएगा। तो इसी तरह बोल रहा है कि एक 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 आपका कितना तक है आपका n तक है तो इस सबको जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा n आएगा। तो इसलिए आपको सबको यदि जोड़ेगा तो आपका n जो है यहाँ पे ऊपर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे ये नहीं फील करना है कि यहाँ पे n कहाँ से आ गया, तो n तक यानी कि n गो है यहाँ पे एक एक जो है आपका n तक है। तो यहाँ पे यदि एक 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 6 गो तक रहता तो 6 हो रहा था और यदि 10 तक रहता तो 10 हो रहा था। तो यदि n तक रहेगा तो n ही ना होगा तो इसलिए यहाँ पे n लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तिरछा तिरछी तो यहाँ पे r n इक्वल टू आपका क्या निकल कर आएगा 4। तो यहाँ से आप प्रतिरोध यानी कि r पूछ रहा है तो प्रतिरोध बराबर r बराबर क्या निकल कर आएगा आपका 4/n निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ही जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण जो है, मान लीजिए कि यह एक कण है, यह एक कण है, ये इस वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है गति कर रहा है, क्या कर रहा है गति कर रहा है। तो ये और ये आवेशित है, इसमें चार्ज है, ये चार्ज फुल है। तो यह चार्ज फुल है और ये इस वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। तो इसमें जो है उत्पन्न क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र और जो है विद्युत धारा जो है विद्युतीय क्षेत्र है वो भी उत्पन्न होगा, दोनों उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। ये दोनों ये जो है आपको याद रखना है कि जब वृत्ताकार पथ में यदि कोई भी कण है या किसी भी पथ में कोई भी कण यदि आवेशित रहेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और इसे हम डिटेल्स में बताएं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को हम दोस्तों जो है शॉर्ट में बता रहे हैं कि आपको ये लगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में वो किस टाइप के पूछे गए थे, इसका जो लेवल था कितना लेवल था, और इसके अकॉर्डिंग जो है आप अगले जो 2020 का एग्जाम होने वाला है अप्रोक्स आपका जुलाई तक हो जाएगा तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये अपना जज कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं या 2019 में क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग आया था और उसके अकॉर्डिंग हम हैं या नहीं। तो आप इस प्रकार आप जज कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आगे 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। तो विडाल टेस्ट ये बायोलॉजी में आपको पढ़ना है और ये जो है आपका मोती झरा यानी कि टाइफाइड से ये है, यानी कि टाइफाइड किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसका जो डॉक्टर लिखता है वो विडाल टेस्ट लिखता है। यानी कि विडाल टेस्ट जब होता है तो उसमें आपका टाइफाइड है या नहीं उसकी जानकारी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि मनुष्य का जो है प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद होता है, यानी कि मनुष्य जो है अपना प्रमुख उत्सर्जित जो करता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देखें तो 1 नंबर में बोल रहा है कि आपका अमोनिया, 2 नंबर में यूरिया बोल रहा है, 3 नंबर में कि यूरिक अम्ल और डी नंबर में बोल रहा है अमीनो अम्ल। तो यूरिया जो है, यूरिया की जो मात्रा है वो सबसे अधिक उत्सर्जित करता है, यानी कि पसीना के माध्यम से, आपका मूत्र विसर्जन के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से जो भी आपका
पानी वगैरह आपके शरीर से निकलता है, जहाँ से भी निकलता हो, आपका त्वचा के माध्यम से, पसीना के माध्यम से जो भी निकलता है, उसमें सबसे अधिक यूरिया का मात्रा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यूरिया जो है आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 80 नंबर बोल रहा है कि कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो कवच युक्त यानी कि जिसका कवच होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का एक जंतु का कैटेगरी है, उसी के अंतर्गत जो है आपका कवच युक्त, जिसके ऊपर कवच होता है। जैसे आप ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे खरगोश हो गया, खरगोश का ऊपर वाला जो आवरण होता है वो क्या होता है, कवच युक्त होता है। उसमें क्या होता है, वो आपका पत्थर नुमा जो है उसके पीठ पे बना रहता है, यानी कि उस पर आप लात भी रखते हैं तो उससे कोई भी ये हानि नहीं पहुंचती है। तो वो है कवच युक्त। तो उस प्रकार के जंतु जो है आपका मोलस्का जो कैटेगरी है, जो जिसको आपको जंतु विज्ञान में पढ़ना है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे मोलस्का जो है आपको याद रखना है, यही आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि स्कॉर्वी रोग जो है, स्कॉर्वी जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो आपको याद होगा, और आप यदि 10th में अच्छी तरह पढ़े होंगे तो विटामिन सी के कारण जो है आपका स्कॉर्वी रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी नंबर ऑप्शन विटामिन सी की कमी के कारण ये सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पे विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होने वाला रोग का नाम बताना है। तो अभी इसके पहले हम बताए थे कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। एक होता है एड्स होता है, एक उसके बाद HIV होता है, उसके बाद इन्फ्लुएंजा भी बताए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो इसमें दिया है पोलियो दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है चेचक दिया हुआ है, 3 नंबर जो दिया है एड्स दिया हुआ है, उसके बाद जो TB दिया हुआ है। तो पोलियो जो है ये भी विषाणु के कारण नहीं होता है, चेचक जो है ये भी विषाणु के कारण होता है, और 3 नंबर ऑप्शन जो है एड्स ये भी विषाणु के कारण होता है। इसके पहले हम इसको कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो TB होता है वो विषाणु के कारण दोस्तों नहीं होता है। तो वो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे TB आपको याद रखना है, TB जो है ये आपका वायरस के कारण ना होकर किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आलू का जो भाग है वो कौन सा भाग खाया जाता है, तना, जड़ वगैरह क्या, फूल फल वगैरह क्या। तो यहाँ पे जो है आपका आलू का तना खाया जाता है। क्या खाया जाता है, आलू का तना वाला भाग खाया जाता है। तना के कैटेगरी में आपका पूछेगा कि तना से रिलेटेड कौन कौन से जो है आपका खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। तो आलू हो जाएगा, उसके बाद आदि जो है उसका भी तना ही खाया जाता है, उसके बाद हल्दी जो है उसका भी तना ही खाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि आलू, हल्दी आदि जो है इसके भाग इस सब के भाग को खाया जाता है। तो इसके भाग का नाम क्या है, तो वो तना है, यानी कि इन सबके तना को खाया जाता है। तो आई होप ये आप याद रखिएगा। यदि फल का बात करें तो फल का आपका जैसे फूल को भी खाया जाता है, बंदा को भी खाया जाता है, ये सब क्या है आपका फल वाला है। यदि आपका पत्ता में आएगा तो आप समझ सकते हैं पालक है, गेंदरी है, ये सब वगैरह जो है आपका आप किस में आ जाएगा, आपका पत्ता वाला में, पत्ता वाला कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे तना वाला पूछा है तो तना वाला में आपका क्या आ जाएगा, आलू हो जाएगा। प्याज भी आपका तना में ही आएगा। प्याज जो है, प्याज यदि पूछेगा प्याज या कौन सा भाग खाया जाता है तो तना खाया जाता है। तो यहाँ पे प्याज भी आपको याद रखना है, प्याज, हल्दी, आलू ये सब आपका तना की कैटेगरी में आएगा। तो अपने बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मानव शरीर में जो है बोल रहा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। मानव जो अपना भोजन करता है उसका जो पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट करता है। तो ये मानव जो हुआ आपका, मान लीजिए ये मानव हुआ, ये मानव हो गया, ये मानव हो गया, और ये इसका मुख हो गया, और ये आपका आँख हो गया, ये कान हो गया, और ये जो है आपका मुख हो गया। तो ये यहाँ से जब भोजन करता है तो ये भोजन आपका जो पाचन की क्रिया होती है इसके मुख से स्टार्टिंग होती है। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसके मुख से स्टार्टिंग होती है, और सबसे अंतिम में यहाँ पे आहार नाल होते हुए बढ़िया से लेकर
होते हुए यहाँ पे सबसे अंतिम में जो है आपका छोटी आंत में जाती है और छोटी आंत में जाकर इसका पाचन सुपोजित होता है, यानी कि सबसे अंतिम क्रिया में पहुंचता है। वहां से जो है आपका उत्सर्जी अंग में आपका जाता है। तो सबसे अंतिम में कहाँ जाता है? आपका छोटी आंत में जाता है। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है आपका मुख से स्टार्टिंग होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका पाचन की क्रिया मुख से स्टार्ट होकर अंतिम रूप से कहाँ जाती है? छोटी आंत में जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोल रहा है कि 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो आप यदि स्टोन कैंसर कहिए या स्किन कैंसर कहिए, क्या कहिए? स्टोन कैंसर कहिए या स्किन कैंसर कहिए, दोनों का मेन मीन्स जो है आपका सेम ही है। तो यहाँ पे स्टोन कैंसर और स्किन कैंसर जो है आपका किसके कारण होता है? आपका यहाँ पे देखिए तो ये जो है आपका रेडियो अम्लीय वर्षा के कारण होता है। क्या होता है? अम्लीय वर्षा। ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण जो है आपका स्किन कैंसर होता है और जो है स्टोन कैंसर भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा के कारण जो है आपका स्टोन या स्किन कैंसर होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो आपका वास्तविक मछली की बात करें तो यहाँ पे जेली फिश भी जो है आपका ये एक समुद्री प्राणी है। उसके बाद स्टार फिश भी है जो है ये भी एक समुद्री प्राणी ही है, लेकिन मछली नहीं है। और सिल्वर फिश ऑप्शन डी देखें तो ये भी एक जो है आपका महासागरीय जो है बड़ी मछली का प्रकार नहीं है, प्राणी है ये भी। लेकिन डॉग फिश जो है थोड़ा नाम तो लटपटा है, यानी कि डॉग फिश मछली के कैटेगरी में लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है डॉग फिश ही आपका राइट आंसर होने वाला है। डॉग फिश जो है आपका मछली कैटेगरी में आएगा। तो आई होप ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 87 नंबर बोल रहा है कि जब कोई कार जो है विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें जो बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो यह घटना जो है डैश का उदाहरण है। तो आप जानते होंगे कि यानी कि आगे जाओ या पीछे जाओ, यानी कि जो आपका झटका वाला जो आता है वो आपका क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है। क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है। लेकिन जो है आपका न्यूटन के प्रथम नियम में बताया जाता है कि जड़त्व का नियम बताया गया जाता है, और यही एक जड़त्व का नियम है। यानी कि विराम जड़त्व की बात करें तो जड़त्व दो प्रकार की होती है, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। तो विराम के कारण उत्पन्न जड़त्व विराम जड़त्व, और गति के कारण उत्पन्न जड़त्व किसे कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? गति जड़त्व कहते हैं। तो आई होप ये आप समझे होंगे। तो आपका जड़त्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बोल रहा है कि समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? तो औसत लवण की मात्रा की बात करें तो आपका 3.5% जो है आपका औसत लवण की मात्रा है। तो ये आपको याद रखना होगा। सबका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको आपको याद रखना होता है। तो आई होप ये आप याद रखिएगा। समुद्र में लवण की मात्रा क्या होती है? 3.5% होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे प्रोटॉन की खोज दोस्तों बोल रहा है। और प्रोटॉन की खोज के का बात करें तो यहाँ से आप कुछ और जो है कण के खोजों के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे परमाणु के जो है तीन प्रकार के कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, और एक होता है क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इट पग नच। तो ई से इलेक्ट्रॉन और ट से टॉमसन या थॉमसन भी बोला जाता है। क्या होता है? टॉमसन या थॉमसन भी बोला जाता है। तो प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन। और यहाँ से न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। लेकिन ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में आपका गोल्डस्टीन ने दिया हुआ है, रदरफोर्ड दिया हुआ है। तो जब रदरफोर्ड दिया हुआ है तो रदरफोर्ड के साथ मिलकर ये गोल्डस्टीन जो है आपका प्रोटॉन की खोज किया था। तो
तो रदरफोर्ड के साथ जब ये मिलकर खोज किए थे तो ये दोनों एक ही साथ आपका कब किए थे 1911 में आपका ये खोज किए थे। तो यहाँ पे रदरफोर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब गोल्ड स्टीन दिया रहता तो आप गोल्ड स्टीन डालते, लेकिन रदरफोर्ड दिया हुआ है तो आप रदरफोर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे यदि दोनों दिया रहता तो गोल्ड स्टीन यदि पहले दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ है पहले तो आप गोल्ड स्टीन ही आपको आंसर पिक करना है। क्यों? क्योंकि गोल्ड स्टीन का इंपॉर्टेंस इस प्रोटॉन की खोज में काफी ज्यादा था, इसलिए प्रोटॉन की खोज में गोल्ड स्टीन आप यहाँ पे आंसर को पिक करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे गोल्ड स्टीन नहीं दिया हुआ है तो आपको रदरफोर्ड पिक करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ये आपको जो है ट्रिक को याद रखना है कि ईट पग नच, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, ग से गोल्ड स्टीन, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। इसके आगे वाले प्रश्न को देखे जाए तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घरे जो है घरे में रखा पानी डैश की प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। तो ये आपका जो है आपका घड़ा का पानी हो गया, और इसमें जो आपका पानी रखा होता है गर्मी के दिनों में, ये आपका छिद्र के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसके कारण वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, और उसी कारण इसके अंदर जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की? तो उत्प्लावन के नियम का बात करें तो आपका आर्किमिडीज, क्या होगा, आर्किमिडीज जो थे आपका उत्प्लावन बल की खोज किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो बात करें धातु की तो सर्वोत्तम सुचालक जो होती है आपका चांदी होती है, उसके बाद जो होता है तांबा होता है, उसके बाद जो होता है आपका एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ पे चांदी जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी ही आपको पिक करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे 32 जो है आपका फ़ारेनहाइट सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 94 नंबर कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को आपको क्या कह सकते हैं? यानी कि आपका ये पृथ्वी हो गया और इस पे एक वस्तु विद्यमान है, इसके द्वारा जो ग्रेविटी द्वारा जो बल लगाया जाता है, इस बल को क्या कह सकते हैं? तो इस बल को आप क्या कहेंगे? भार कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके भार बराबर क्या होता है? एफ, यानी बल बराबर एम ए। तो एम ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एम जी, यानी कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व त्वरण के कारण जो आपका बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है? भार के बराबर होता है। तो इसलिए भार यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है दिमित्री मेंडलीव, या आपको याद रखना है दिमित्री मेंडलीव जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बोल रहा है 96 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो पीएच मान सबसे न्यूनतम जो है आपका यहाँ पे नींबू का रस का होगा। क्यों? क्योंकि नींबू का रस का जो पीएच मान होता है 2.3 से 2.8 तक होता है। क्या होता है? 2.3 से 2.8 तक होता है, जो कि काफी अम्लीय होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है आपका सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे, बोल रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? तो मेंडलीव ने अपना मटर के पौधे का चुनाव जो है ऑप्शन नंबर सी देखे तो यहाँ पे उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। विषम गुण दिखने वाले गुण थे, इसलिए यहाँ पे मेंडलीव ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण दोस्तों आपका लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं आप हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो यहाँ पे यकृत जो है आपका सही उत्तर होगा।
तो आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अपने आज के इस सेशन के लास्ट यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किन अंग में उपस्थित होती है। तो पसीने वाली ग्रंथि यानी कि पसीना कहाँ से आता है, त्वचा से आता है, तो वो ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहेगी, त्वचा में उपस्थित रहेगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे आज के ये बिहार ITI 2019 के एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के 50 क्वेश्चन जो हम पूरे सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे डिस्कस किए। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो लाइक के बटन को दबा कर ही जाएंगे। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में सोशल साइंस के जो है 50 क्वेश्चन उसके साथ मिलेंगे। तो आई होप आप उस वीडियो को भी देखिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।